नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। ये एक मेडिकल टॉपिक है और एक टेस्ट है जिसे बहुत बारी रूमेटोलॉजिस्ट्स, इम्यूनोलॉजिस्ट्स, इन्फेक्शन डिजीज़ के स्पेशलिस्ट्स और फिजिशियंस बराबर से ऑर्डर करते हैं और चाहते हैं कि उससे कुछ बीमारियों में जानकारी मिले। इस टेस्ट का नाम है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़। इसे शॉर्ट में ANA भी कहा जाता है और इसका इंटरप्रिटेशन दरअसल काफ़ी मुश्किल समझा जाता है और इसको ऑर्डर करने से पहले हमें कुछ ज़रूरी जानकारी होनी ज़रूरी है ताकि हम इसके करने के बाद इसकी रिपोर्ट से सही फ़ायदा उठा सकें, किसी सही नतीजे पर पहुंच सकें। कब इस टेस्ट को ऑर्डर करते हैं? जनरली जब हम सस्पेक्ट कर रहे हों कि किसी मरीज़ को ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जैसे कि सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, SLE इसका शॉर्ट फॉर्म है। और ऑटो इम्यून डिजीज़ से मतलब है कि ऐसी बीमारी जिसमें हमारे शरीर में हमारे ही सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और हमारे बीच में एक जो दोस्ती का शरीर में रिश्ता होना चाहिए वो दुश्मनी का रिश्ता बन जाता है, यानी हमारे ही सेल्स हमारे सेल्स के दुश्मन बन जाते हैं। ये एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन शुरू हो जाता है वो कहीं बाहर से कोई एंटीजन नहीं आता, हमारी बॉडी के ही एंटीजन्स को कुछ हमारी एंटीबॉडीज़ पराया समझ लेती हैं और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन शुरू हो जाता है और इससे बहुत सारी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, लिवर के डिसऑर्डर्स और प्राय सभी बॉडी के सभी सिस्टम्स के डिसऑर्डर्स बन जाते हैं। ज़्यादातर जोड़ों की तकलीफ़ों में ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है और कुछ और बीमारियां भी इस लिस्ट में आती हैं और ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस यानी लिवर की बीमारी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। किडनी की बीमारियों में ऑटो इम्यून प्रोसेस बहुत देखा गया है। हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी खून की बीमारियों में भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की पैथोफिजियोलॉजी देखी गई है। तो बात वापस करते हैं ANA पर। ऑटो जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको पहचानने के लिए ANA एक टेस्ट है जिसको हम तब ऑर्डर करते हैं जब हमें कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का या SLE जैसी बीमारी का शक होता है। ये कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, ना ही ये कोई फिशिंग एक्सपीडिशन है जिसका मतलब है कि अगर हमें स्क्रीन करना है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कि नहीं तो हम ये टेस्ट कर रहे हैं तो ये सही नहीं माना जाएगा। मैं बताऊंगा क्यों। और ये फिशिंग एक्सपीडिशन भी नहीं है, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है कि कभी कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही, कोई बुखार समझ में नहीं आ रहा, कोई कारण समझ में नहीं आ रहा बीमारी का, तो हम कहें चलिए देखते हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो नहीं है और उसके लिए ANA का एक टेस्ट करा लेते हैं। तो इन दोनों ही सिचुएशंस में इसको सही नहीं गिना गया है। कैसे करते हैं ANA टेस्ट? इसके मुख्य 3 तरीके हैं। एक है इम्यूनोफ्लोरेसेंस, जो कि एक कॉमन तरीका है। इसमें हम रोडेंट सेल्स लेते हैं, उनको परमिएट कर देते हैं, उनके न्यूक्लियाई जो होते हैं, क्योंकि ये जो एंटीजन्स होते हैं ये न्यूक्लियस पर प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम उसकी एक माइक्रोस्कोपिक फिल्म बनाते हैं और फिर हम जो पेशेंट का सीरम है जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ होते हैं उससे उनको एक्सपोज करते हैं, उनको मिक्स करते हैं और फिर कुछ फ्लोरोसेंट एंटीबॉडीज़ लेते हैं नई तरीके की,
जो कि एक कलर दे देंगी और जाकर फिर वो इस कॉम्प्लेक्स को कलर कर देती हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि कोई रिएक्शन जो सेल हमने लिए थे जिस पर न्यूक्लियस के ऊपर अगर कोई एंटीजन होते हैं, उनके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज़ ने कोई रिएक्ट किया है और फिर हम उस चीज़ को अपनी आँखों से देख सकते हैं। दूसरा तरीका है हेप2 टेस्ट, जैसे बोला जाता है, इसे बेटर गिना जाता है। और ये एक ट्यूमर लाइन सेल्स होते हैं जो कि एक्टिवली जनरेट होते रहते हैं, और हम समझते हैं कि उनकी जनरेशन की वजह से जो न्यूक्लियर एंटीबॉडीज एंटीजन्स होते हैं वो भी तेज़ी से जनरेट हो रहे हैं, तो बीमारी के पकड़ में आने की संभावना और बढ़ जाती है। एलाइजा एक तीसरा टेस्ट है जो कि थोड़ा महंगा होता है, और उससे भी हम ANA टेस्ट कर सकते हैं। तो बहरहाल किसी भी तरीके से जब ANA टेस्ट करते हैं तो इसको नापने का भी एक ख़ास तरीका होता है, और वो होता है डाइल्यूशन मेथड। यानी कि अगर जितनी बार हमने पेशेंट का सीरम डाइल्यूट किया है ज़्यादा और फिर भी हमारे टेस्ट में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन साबित होता है, तो हम कहेंगे कि उस पेशेंट के अंदर उस एंटीबॉडीज़ की जो मात्रा है वो अधिक है। नेचुरली डाइल्यूट करने के बाद भी एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में एक संबंध देखा गया, तो इसलिए उसमें एंटीबॉडीज़ की मात्रा अधिक है, तो पॉजिटिविटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अमूमन 1:40 और 1:60 तक हम इसको पॉजिटिव गिनते हैं जब हम फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी से इसको चेक करते हैं, और 1:160 से ज़्यादा हम गिनते हैं अगर हम हेप2 मेथड से इसको पॉजिटिव टेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमें कंसंट्रेशन का भी आइडिया हो जाता है। तो अब मैंने एक बात आपको बताई थी कि जैसे स्क्रीनिंग जो होती है उसके लिए ये टेस्ट मान्य नहीं है, क्योंकि अगर हम स्क्रीनिंग करेंगे तो बहुत सारे नॉर्मल लोगों में भी ये टेस्ट पॉजिटिव पाया जाएगा, क्योंकि ये जो लिमिट हमने बनाई है डाइल्यूशन की, ये हमने इस तरीके से बनाई है, ये एक आर्बिट्ररी मेथड है, जिससे हमने देखा है कि अगर नॉर्मल पॉपुलेशन में 95% लोगों में एक पर्टिकुलर लेवल तक ये अगर नहीं पाया जाता, तो उसमें अगर पाया जाए तो हम उसको पॉजिटिव गिनेंगे। इसका मतलब 5% लोग फिर भी बच गए जिनको हमने इंक्लूड नहीं किया है, तो इसलिए नॉर्मल पॉपुलेशन में भी ये टेस्ट कभी कभार पॉजिटिव हो सकता है। अब सवाल उठता है इसी बात को आगे लेकर कि इस टेस्ट के बाद हमें क्या करना है। इस टेस्ट के बाद क्या हमारी बीमारी की डायग्नोसिस हो जाती है? नहीं, इस बीमारी से सिर्फ शक को ही पुख्ता किया जा सकता है, और अगर आपने क्लिनिकली हिस्ट्री पर और क्लिनिकल एग्जामिनेशन पर ओवरऑल ये जज किया है कि ये पेशेंट को कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, तो ANA अगर इस तरीके से डाइल्यूशंस में पॉजिटिव आ जाता है, तो हमें एक नेक्स्ट स्टेप लेना होता है जिसमें हम स्पेसिफिकली एंटीबॉडीज़ को चेक करना चाहते हैं, जो कि अलग अलग बीमारियों में अलग अलग होती हैं। इससे एक ANA प्रोफाइल का नाम दिया गया है। तो अगर हमारी पॉजिटिविटी इस तरीके से देखी जाए तो हमें फिर ANA प्रोफाइल कराना चाहिए, और ANA प्रोफाइल के लिए अलग अलग प्रोफाइल्स को चेक करना चाहिए जो कि अलग अलग बीमारी के लिए स्पेसिफिक होते हैं। बहरहाल कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें ज़्यादातर ANA पॉजिटिव होता है? तो ज़्यादातर ये SLE में होता है, ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस एरिथेमेटोसिस में होता है, मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स में होता है, ऑटो इम्यून जो लिवर डिसीज़ हैं उसमें होता है, फिर मसल्स की कुछ डिजीज़ होती हैं, फिर सिस्टमिक स्क्लेरोसिस होती है, जोग्रन्स डिजीज़ होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी होती है, और बहुत सारी अन्य बीमारियों में भी ये पॉजिटिव होता है।
मैंने आपको बताया कि हेल्दी लोगों में भी ये पॉजिटिव आ सकता है। पहले ज़माने में हम जब एएनए नहीं कर पाते थे तो हम एली सेल टेस्ट किया करते थे। तो एली सेल टेस्ट एएनए टेस्ट करने का ही एक पुराना तरीका है, और अब हम चूँकि एएनए टेस्ट कर लेते हैं तो फिर हम अब एली सेल ज़्यादातर नहीं करते। ऐसे ही एएनए टेस्ट के साथ पैटर्न ऑफ एएनए टेस्ट भी कहा गया है, जिससे जैसे कि होमोजीनस पैटर्न, स्पेकल्ड पैटर्न और अन्य तरह के पैटर्न्स होते हैं, और ये पैटर्न्स हमें एक्चुअली इंडिकेट करते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों में विशेष पैटर्न्स होते हैं। मैंने बताया जैसे होमोजीनस पैटर्न होता है जो कि डिफ्यूज पैटर्न होता है, फिर स्पेकल्ड पैटर्न होता है जो कि कुछ बीमारियों में होता है, रिम टाइप पैटर्न होता है, न्यूक्लियर और सेंट्रीमियर पैटर्न होता है जो अलग अलग बीमारियों में होता है। तो अगर इस तरीके के कुछ पैटर्न्स हमें दिखाई देते हैं तो उन पैटर्न्स के आधार पर हम सस्पेक्ट कर लेते हैं कि ये कौन सा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है जिसमें कि एएनए पॉजिटिव आया है। कुछ ऐसी ड्रग्स भी हैं जिसकी वजह से एएनए पॉजिटिव आता है, और उन ड्रग्स के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। कॉमन है एंटी एरिथमिक ड्रग्स लाइक प्रोकेनामाइड, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लाइक हाइड्रलाजीन, फिनोथायाजीन, जो कि खास करके चक्रों में और ब्रेन में यूज़ की जाती है। फिर कुछ एंटी कन्वल्सेंट्स लाइक हाइडेंटॉइंस, एंटी ट्यूबरकुलर्स लाइक आइसोनियाजाइड, क्विनिडीन एक और ड्रग है जो कि एंटी एरिथमिक है जिसमें ये पाया जाता है। और कभी कभी ऐसे और कितने ही ड्रग्स हैं, और जैसे हम जानते हैं कि 60 से ज़्यादा और ऐसे ड्रग्स हैं जिनमें ये अनकॉमनली पॉजिटिव हो सकता है, और बहुत बड़ी वैरायटी है इस तरीके की ड्रग्स की। तो अब हम बात करते हैं कि क्या एएनए टेस्ट की कोई डायग्नोस्टिक वैल्यू है, या अगर हम इसको बार बार कराएं तो हमें पता लग सकता हो कि बीमारी कम या ज़्यादा हो रही है। तो इस बारे में भी आपको बता दूं कि इसकी प्रोग्नोस्टिक वैल्यू नहीं है, यानी इसको सिर्फ डायग्नोसिस में यूज़ किया जा सकता है। बीमारी का बढ़ना या कम होना एएनए टाइटर्स या एएनए की जो रिपोर्ट है उस पर से नहीं पता लगाया जा सकता। अब क्या जिन लोगों में बीमारी होती है, जैसे एसएलई एक ऐसी बीमारी है जिसमें एएनए पॉजिटिव होता ही होता है ज़्यादातर, तो क्या कभी एसएलई में एएनए नेगेटिव हो सकता है? तो जी हाँ, एएनए नेगेटिव हो सकता है, कुछ खास स्थितियों में हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एसएलई को कुछ ट्रीट कर दिया है और वो नेगेटिव हो रही है तो भी एएनए नेगेटिव हो सकता है। या जैसे एसएलई का पेशेंट है, वो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में है, डायलिसिस पर है, तब भी एएनए नेगेटिव हो सकता है। कुछ खास टाइप के पेशेंट्स होते हैं जिसमें खास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, अलग से न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ होती हैं, एसएसए होता है, उसमें कभी कभी नेगेटिव हो सकता है। कुछ ऐसी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं जो न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ के रास्ते से नहीं जांची जा सकती, वो साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़ के रास्ते से जांची जा सकती हैं, उनमें भी एएनए नेगेटिव हो सकता है। तो बीमारी होते हुए भी एएनए नेगेटिव हो सकता है, और बीमारी ना होते हुए भी, जैसे मैंने बताया कि 5% पॉपुलेशन ऐसी है जिसके अंदर हो भी सकता है, लेकिन उनके अंदर फर्दर पता लगाना कि एक हेल्दी बंदे में एएनए पॉजिटिव है तो फिर हम उसका पैटर्न भी नोट कर सकते हैं और डाइल्यूशंस को देख सकते हैं। सो ऐसे केसेस में लेस देन 320 डाइल्यूशंस होता है और स्पेकल टाइप ऑफ पैटर्न होता है, तो हमें शक पड़ता है कि ये हेल्दी पॉपुलेशन के अंदर एएनए पॉजिटिव है। तो एएनए के बारे में कुछ बेसिक जानकारी मैंने आपको दी, और ये टेस्ट जब भी आपको कहा जाए तो इसकी सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव पेशेंट्स के लिए खास करके बताना चाहता हूँ कि इसकी पॉजिटिव नेगेटिव पर एकदम मत जाएं,
और डॉक्टर्स को भी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी इसको थोड़ी ध्यान से इसकी यूटिलिटी को देखना चाहिए। जब सस्पेक्ट किया जाए तभी इसको करना चाहिए, और जब सस्पिशन ना हो तो एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एक और ज़रूरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि कभी कभी आपको लगे कि ANA अनएक्सप्लेन्ड पॉजिटिव आ गया है, पेशेंट को कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत दर्दें वर्दें हैं, और फिर भी ANA पॉजिटिव आ गया है, तो अब इसको इम्पोर्टेंस दें या ना दें, तो इसको भी बहुत डिफ़िकल्टी होती है कई बार समझने में। तो इसके लिए तो यही हिंट है कि अगर फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन या सिम्टोमोलॉजी क्लासिकल ना हो तो उसे इम्पोर्टेंस ना दें, और अगर जैसे सही टाइटर्स में पॉजिटिव ना हो, जैसे मोर हैप टू मेथड से अगर मोर देन 1/1:60 ना हो तो उसे इम्पोर्टेंस मत दें। और फिर कुछ और टेस्ट कराएं जैसे CBC, ESR, CRP, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को शो करते हों। प्लेटलेट्स को चेक करें, न्यूट्रोपीनिया को चेक करें। अगर ये लगे कि ये भी डिस्टर्ब है तो फिर उसको इम्पोर्टेंस दीजिए। लिवर टेस्ट कराएं तो सोच लीजिए कि ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो सकती है। कॉम्प्लीमेंट्स का टेस्ट कराएं, ये भी फेवर में जाता है कि इम्पोर्टेंस है। रूमेटॉइड फैक्टर वगैरह चेक कर लें, तो कई बार रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर भी ये टेस्ट पॉजिटिव हो तो हमें उसके बारे में पता लग सकता है। यूरिन का एग्जामिनेशन फॉर सेडिमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत बारी ये सारी बीमारियां जितनी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है ये किडनी को इफ़ेक्ट करती हैं, और उसका अगर अर्ली स्टेज में इफ़ेक्ट पता लग जाए तो ये समझा जा सकता है कि अगर नहीं भी है अभी तो कम से कम आने वाले समय में ये जो पॉजिटिव ANA है ये मायने रखता है। तो इन सब बातों को, सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ANA एक बड़ा ही डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट टेस्ट है, मैंने इसीलिए स्पेशली इस पर थोड़ी जानकारी देना ज़रूरी समझा। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट हियरिंग। और अगर आपको ये सब अच्छा लगे तो आप अपने कमेंट्स भी दीजिए, और मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।